सबसे पहले अब सेकंड पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वो पहले के वीडियो का कंटिन्यूशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इज अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार एंड सबमिटेड टू सोसाइटी। बेसिकली जो ऑडिटर होता है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करती है और वो रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपॉइंट की जाती है। उसके बाद ये हम सबमिट करते हैं सोसाइटी में। द फीस आर पेड, इसकी जो फीस होते हैं वो पेड होते हैं एज पर द स्टैट्यूटरी स्केल्स ऑफ फीस प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज पर महाराष्ट्र एक्ट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट विच इज़ पेड टू द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये हो गया। अब इसके बाद होप सो आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। सबसे पहले है ऑडिटर कौन होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर वो होता है जो सीए होता है 1949 एक्ट पे, और अ पर्सन होल्डिंग अ डिप्लोमा डिग्री इन कॉर्पोरेशन अकाउंट। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ROS अपॉइंट करता है। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट वो किया जाता है। उसके बाद इनके फीस कैसे पेड होते हैं, ऑन द स्केल बेसिस प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें कैसे किया जाता है, इसमें हमको थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, इसमें हमको मेजरली मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक्स बता दूँगी तो जिससे आपको वो मेजर पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, बुक्स मेंटेन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कौन से बुक्स बनाते हैं वो उनको प्रिस्क्राइब। अब हमको एक चीज़ का ध्यान देना, एज पर अंडर सेक्शन 43H 31 गवर्नमेंट फ्रेम प्रिस्क्राइबिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट इन द सोसाइटी। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हमको सोसाइटी में रखना पड़ेगा। ठीक है, इनमें कौन से बुक आते हैं, एक होता है कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, रजिस्ट्रार ऑफ फिक्स डिपॉजिट, रजिस्ट्रार ऑफ श्योरिटीज़। ठीक है, अब याद करते हैं 5 बुक होते हैं। सबसे पहले होता है कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर्ड, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स के लिए एक रजिस्टर होता है, फिक्स डिपॉजिट के लिए रजिस्टर होता है और एक श्योरिटीज़। हम इसको एक ट्रिक में याद करने की कोशिश करते हैं। बुक रजिस्टर, बुक होगा, रजिस्टर में हम एसेट्स और इन्वेस्टमेंट रखेंगे, उसमें हम फिक्स डिपॉजिट भी रखेंगे और उसमें ही हम श्योरिटीज़ भी लिख देंगे। ठीक है, होप से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले इनके बुक कौन से मेंटेन करते हैं, बुक होता है उसमें एक रजिस्टर होता है, बुक होता है जिसमें एक स्टॉक रजिस्टर्ड होता है, स्टॉक रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें एक एसेट्स लिखते हैं, उसके बाद हम श्योरिटीज़ का नाम लिखते हैं और FD लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शेयर होल्डिंग। इंस्टीट्यूट मैथ में तो बहुत बड़ा पॉइंट है बट मैं आपके लिए एक शॉर्ट लेके आई हूँ, आपको सिर्फ ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है। रिस्ट्रिक्शन, जो शेयर होल्डिंग के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनका क्या होता है, मेजरली मैक्स 20% ऑफ टोटल शेयर्स और 1000। ठीक है, ये दोनों की क्राइटेरिया है इन पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शेयर होल्डिंग क्या होता है, मैक्स 20% ऑफ टोटल शेयर्स एंड 1000 फेस वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट होता है लोन्स पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है। हम तो ग्रांट कर सकते हैं लोन टू द मेंबर्स, बट इसमें हमें इसमें रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ का ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले होगा 20%, जो भी मैक्स 20%। हाँ, लोन रिस्ट्रिक्शन का कैसा होता है, इसमें हम लोन ग्रांट कर सकते हैं मेंबर्स को, लेकिन उसमें हमको ROS का अप्रूवल का ज़रूरत है। ठीक है, अ ग्रांट लोन टू अदर कोऑपरेटिव मस्ट बी रजिस्टर्ड, और अगर हम किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, ये पेज हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसमें अंडर सेक्शन 43H 31 ऑफ गवर्नमेंट फ्रेम प्रिस्क्राइबिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन द सोसाइटी। सबसे पहले होगा अपना कैश बुक। सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे, अपन कैश बुक कर रहे थे। उसके बाद स्टॉक ऑफ रजिस्टर में हम एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद FDs लिखेंगे, फिर श्योरिटीज़ लिखेंगे। ठीक है, शेयर होल्डिंग में रिस्ट्रिक्शन कैसा है, 20% ऑफ टोटल शेयर और 1000 फेस वैल्यू। ठीक है, लोन का रिस्ट्रिक्शंस कैसा होता है, हम उसे लोन दे सकते हैं बट अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के थ्रू, और हम मेंबर्स को लोन दे सकते हैं बट उसमें हमको ROS का अप्रूवल लगेगा। यहाँ पे हम कोई और सोसाइटी को भी दे सकते हैं बट उसको हमको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग का कैसा है, हम यहाँ पे बोरिंग हम किन से ले सकते हैं, यहाँ पे हम मेंबर्स से भी ले सकते हैं और नॉन मेंबर्स से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड, हम फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स कैसे ले सकते हैं।
सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 182, उसके बाद एसएसबी ऑफ एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, एनी बैंक carrying a business, cooperative banks approved by ROS, central cooperative bank, any bank with the permission of register of societies. ठीक है, आप इन शॉर्ट आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट को करते हैं फिर से, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन ऑफ बोरिंग. बोरिंग्स का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? हम इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोरिंग कैसे होता है? हम इस लोन ले सकते हैं, मेंबर और नॉन मेंबर दोनों से हम ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद इनके इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स कैसे होते हैं? सबसे पहले स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कोऑपरेटिव बैंक्स देगा. उसके बाद इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी दे सकता है. एसएसबी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, कैरिंग अ बैंकिंग बिजनेस, कोऑपरेटिव बैंक्स अप्रूव्ड बाय आरओएस, सेंट्रल और कोऑपरेटिव बैंक, एनी अदर परमिशन ऑफ आरओएस. ठीक है, ये हो गया. अब उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कैसे होते हैं? अब इसमें हमको सिर्फ इतना याद रहा है, मिनिमम 20% ऑफ प्रॉफिट हमें रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है और आरओएस में रिड्यूस दिस रेट नॉट लेस देन 10%. ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है. मिनिमम 20% का प्रॉफिट है, हमको रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा और आरओएस में रिड्यूस द रेट नॉट लेस देन 10%. ठीक है, अब ये 3 पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग. सबसे पहले बोरोइंग्स. हम यहाँ पे लोन मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों से ले सकते हैं. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड किससे होता है? सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से हो सकता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 से हो सकता है, एसएसबी और एनर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एनी बैंक कैरिंग ऑन इज बैंक बिजनेस अप्रूव्ड बाय आरओएस. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट्स कैसी होती है? मिनिमम 25% हमें रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना होता है, आरओएस में रिड्यूस इट नॉट लेस दैन 10%. ठीक है, हो गया, ये पॉइंट हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं स्टेप्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. स्टेप्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हम ऑडिट करेंगे तो हमको इसमें कौन से स्टेप्स के ध्यान देने पड़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी ऑडिट करो तो आपको स्पेसिफिक 3 से 4 बात ध्यान देना पड़ता है. एक तो जनरल पॉइंट होता है ऑडिट ऑफ इनकम, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अदर पॉइंट्स. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल पॉइंट से. जनरल पॉइंट में क्या होता है? आपको जिसमें इंश्योर करना पड़ता है लॉ ऑफ सोसाइटीज़, हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और इंडिविजुअल्स को प्रॉपर गो थ्रू करना पड़ता है. एक्सेस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, सबसे पहले होगा जनरल पॉइंट में इंश्योर द लॉ ऑफ सोसाइटी. लॉ ऑफ सोसाइटी एग्जामिन द आरओएम एंड इंडिविजुअल, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इंडिविजुअल एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इनकम में क्या क्या होगा? अब हम आते हैं इनकम में. आपका जो भी रिसिप्ट है वो रजिस्टर्ड, जो भी कैश का रिसिप्ट है वो हमें वाउच रिसिप्ट विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. सेल्स शुड बी वाउच अगेंस्ट द इन्वॉइस. जो भी इन्वॉइसेस बनी है हमको सेल्स के वैल्यू के साथ उसे मैच करना पड़ेगा. लोन है उसको एग्रीमेंट के साथ मैच करना पड़ेगा. अब जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस का भी वैसे हिसाब रहेगा. अगर आपने कोई भी बोरोइंग्स ली है तो उसको हमको लोन एग्रीमेंट के साथ देखना पड़ेगा. एक्सपेंडिचर मेड विद ऑथराइज, और जो भी खर्चा हुआ है हमने प्रॉपर्ली उसे कमिटी ने मतलब ऑथराइज मिला है कि नहीं, कहीं ऐसे हमने फालतू तो खर्चे नहीं कर दिया बिना किसी के अप्रूवल से. उसके बाद अदर पॉइंट क्या होगा? एक सेकेंड. अदर पॉइंट हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लासीफाई करना है डेप्थ को 6 मंथ और 5 ईयर, और हमें वो मेंबर को बताना पड़ेगा वो रीज़न के साथ. और जो लोन्स होंगे या एडवांसेस होंगे वो रिकवरी हो रही है कि नहीं. अगर कोई बैड डेब्ट्स है तो उसका अप्रूवल दिया है कि नहीं राइट ऑफ के लिए मैनेजिंग कमिटी ने. ठीक है, आपको ये ऑडिट, हम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको 5 पॉइंट का ध्यान देना है. सबसे पहले जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट में क्या होता है? जो भी इंश्योर जो लॉ है जो सोसाइटीज़ की वो प्रॉपर्ली कंपाइल्ड है कि नहीं. हम सारे जो आरओएम्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इंडिविजुअल को एग्जामिन करना है. एक्सेस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को करना है. उसके बाद इनकम का कैसा है? जो भी इन्वॉइसेस आए हैं वो सेल्स से उसको वाउच हो रहे हैं कि नहीं. जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है वो कैश के रिसिप्ट के साथ वाउच हो रहे हैं कि नहीं. लोन जो भी लिया है वो एग्रीमेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. एक्सपेंडिचर का कैसा होगा? हमने कुछ भी कहीं से भी बोरो नहीं लिए तो उसको एग्रीमेंट के साथ मैच किया है कि नहीं. एक्सपेंडिचर आर मेड विद द ऑथराइजेशन, और जो भी खर्चा हुआ है उसमें मैनेजमेंट कमेटी का अप्रूवल मिला है कि नहीं हमें. अदर पॉइंट्स में हम कैसे ध्यान देंगे? सबसे पहले आपको याद रखना डेब्ट्स, जो भी कर्जा है उसे 6 मंथ्स और 5 मंथ्स में क्लासीफाई करने पड़ेगा और हमें उसे मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि यार ये खर्चा हुआ है. उसके बाद जो लोन्स और एडवांसेस है उसको देखना हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, और अगर उसे राइट ऑफ करना है तो उसे हमें मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं. सब अभी हम स्टार्ट से करेंगे.
आज हमने ये चैप्टर में क्विक ब्रशअप होगा। हमने इस पर क्या देखा, सबसे पहले ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है वो सीए होना चाहिए 1949 एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के। वो एक सर्टन स्टेट में उसका एक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, उसी बहाने वो ऑडिट कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ अपॉइंट करती है और उसको हमें सबमिट करना पड़ता है टू देम। इसके जो भी फीस होते हैं वो एज़ पर द स्केड्यूल, एज़ पर द स्टैट्यूटरी स्केल्स आर प्रिस्क्राइब इन द रजिस्ट्रार। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें हम कौन से बुक्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर्ड, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, श्योरिटीज़ एंड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होती है शेयर होल्डर की वो होती है ठीक है 20% ऑफ टोटल शेयर्स, 1000 फेस वैल्यू। उसके बाद लोन रिस्ट्रिक्शन कैन ग्रांट लोन टू मेंबर्स, अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ होता है। उसमें अगर नहीं है लोन टू अदर्स ऑपरेट मस्ट बी रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बोरिंग, इसमें मेंबर्स नॉन मेंबर्स दोनों हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट बैंक कोऑपरेटिव अंडर सेक्शन 1882, एसएसबी अनर कॉर्पोरेट सोसाइटी हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद होते हैं अगर कोई बैंक है जो एक्ट में कर रहे हैं वो भी इन्वेस्टेड ऑफ फंड्स कर सकते हैं। इसमें जो फंड्स होंगे 25% वो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, नॉट लेस देन 10%। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय लॉस, हमको लॉ चेक करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा, ROM एंड इंडिविजुअल्स को चेक करना पड़ेगा। इनकम का कैसा होता है, जो भी सेल्स हुए हैं उनके साथ इन्वॉइस है कि नहीं, जो भी कैश खर्चा हुआ है कि नहीं विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रिसिप्ट जो भी आए हैं वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के साथ है कि नहीं, लोन्स है वो एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट है कि नहीं। ठीक है, एक्सपेंडिचर का कैसे होगा, जो भी बोरिंग्स लिए उसको एग्रीमेंट के साथ मैच करना पड़ेगा, और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें मैनेजमेंट का अप्रूवल मिला है कि नहीं। अदर पॉइंट्स हम क्या क्या देखेंगे, 6 मंथ जो भी हमारे जो डेप्स है उसको 6 मंथ और 5 ईयर्स में हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा और उसमें रजिस्ट्रार को अपडेट देना पड़ेगा। और वो जो लोन्स एंड एडवांसेस होंगे उसको हमको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, और बैड डेप्स है उसे हम मैनेजमेंट अप्रूवल राइट ऑफ फॉर उसमें मैनेजमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है। होप सो आपको ये 8.5 क्लियर हुआ रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। थैंक